नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। पहले हम दिनचर्या के बारे में देखते हैं। दिनचर्या शब्द दिन प्लस चर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। दिन का अर्थ है दिवस तथा चर्या का अर्थ है चरण अथवा आचरण से, अर्थात प्रतिदिन की चर्या दिनचर्या कहलाती है। दिनचर्या एक आदर्श समय सारणी है जो प्रकृति की क्रमबद्धता को अपनाती है तथा उसी का अनुसरण करने का निर्देश देती है। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन मिलता है कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक क्रम के अनुसार अपने शारीरिक कार्यों के क्रम को व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे अन्य सभी क्रम स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएंगे। दिनचर्या के अंतर्गत हितकर आहार व चेष्टा को रखा गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में दिनचर्या का प्रतिपादन मुख्य रूप से स्वास्थ्य रक्षण हेतु किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो दिन प्लस चर्या दो शब्दों से मिलकर बना है वो है दिनचर्या, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन की चर्या। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं दिनचर्या की। अर्थात दिनचर्या नित्य कर्मों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। मतलब जो हम डेली लाइफ करते हैं दिन भर में, वो उनका एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णन है दिनचर्या। इसमें दिया है, देखो, प्रतिदिनम कर्तव्याचर्या दिनचर्या, अर्थात प्रतिदिन करने योग्य चर्या को दिनचर्या कहा जाता है। अब दिनचर्या के पालनीय नियमों के अंतर्गत निम्न कर्म आते हैं। मतलब जो जो हम दिन भर में करते हैं उनकी एक पूरी सीरीज है। जैसे फर्स्ट में है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुस्र विदंती ब्रह्मे मुहूर्ते सजागृच्यों व पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, यश, बुद्धि, धन, धान्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अतः प्रातः काल उठने से शरीर कमल के समान खिल जाता है। सेकेंड है आत्मबोध की साधना। मतलब सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे आपको आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। ठीक है, आत्मबोध मतलब जो जो आप दिन भर में करने वाले हैं या भगवान को धन्यवाद आप दे सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी माँ को नमस्कार। फिर तीसरा काम आपको करना है कि पृथ्वी माँ को नमस्कार बोलना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात पृथ्वी माँ को नमन किया जाता है तथा मातृ भूमि के प्रति सम्मान और गौरव भाव रखते हुए श्लोक को कहना चाहिए। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, अर्थात मेखला की तरह सभी ओर समुद्र से घिरी हुई तथा पर्वतों से घिरी हुई विष्णु पत्नी पृथ्वी माता आपको नमस्कार है। मैं आप पर पैर रखकर अपनी जीवन यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। मुझे पैरों से स्पर्श करने के लिए क्षमा करें। उसके बाद आप उषापान करेंगे। उषापान का मतलब एक तांबे के पात्र में जल रखकर आप रात भर में रख दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए। उसके बाद है मल त्याग, फिर है दंत धावन, जीवा निर्लेखन, जीभ साफ करना। ठीक है, आप जीवा निर्लेखन भी इसमें बताया गया है कि सोने, चांदी या तांबे के या तो किसी वृक्ष की जो छाल होती है, कोमल छाल, उससे आपको जीवा निर्लेखन करना है, जीभ साफ करना है। ठीक है, फिर है गंडूस धारण या गरारे करना। मुख प्रक्षालन, आपको मुंह अच्छे से धोना है। नेत्र प्रक्षालन, नेत्रों को भी अच्छे से धोना है। अंजन, उसके बाद अंजन करना है, काजल लगाना है। नश्य, फिर नश्य करना है। मतलब पहले से क्या करते थे लोग, नाक में जल या तेल डाल के उसको भी साफ करते थे, या उंगली से इसमें बता रखा है कि उंगली में तेल लगाकर उससे भी आप नासिका छिद्रों में रोज़ रोज़ उनको डाल सकते हैं। ठीक है, ऑयल का आप साफ कर सकते हैं उससे। फिर है धूम्रपान। अब धूम्रपान में यहाँ पे तेज पत्ता, चंदन की लकड़ी, इनको सब जला के उसके धुएं को ग्रहण करने से किया गया है। व्यायाम एवं चक्रमण, फिर आपको क्या करना है, व्यायाम करना है। आपको व्यायाम नहीं कर सकते तो हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, है ना, या मतलब कुछ भी आपको थोड़ा छोटा मोटा एक्सरसाइज
करनी है। शौर कर्म है, उसके बाद व्यायाम के बाद शौर कर्म में आएगा दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल काटना। ठीक है, तो आयुर्वेद में हर दिन दाढ़ी बनाने के लिए कहा है और हफ्ते में एक दिन नाखून काटने के लिए और महीने में एक दिन बाल काटना आपका नित्य का क्रम होना चाहिए। अभ्यंग उसके बाद है, मसाज करनी है पूरी बॉडी की। उसके बाद है शरीर परिमार्जन, बिना तेल या सूखा उपटना। इसमें आपको शरीर को रगड़ना है नहाने अभ्यंग के बाद। ठीक है, उसमें आपको तेल नहीं लगाना है। टॉवल से या किसी उपटन से, जैसे बेसन हो गया या कोई और स्क्रब हो गया, तो उससे आपको अपने शरीर को पूरा रगड़ना है। शरीर परिमार्जन के बाद आपको स्नान कर लेना है। ठीक है, उसके पश्चात भोजन करना है। रात्रिचर्या विश्राम का वह काल है जिसमें संसार के अधिकांश प्राणी निद्रा के द्वारा अपने प्राण तत्व एवं जीवनी शक्ति का विस्तार करते हैं। रात्रि काल में संध्योपासना के उपरांत शुद्ध सात्विक भावों को मन में रखते हुए संध्योपासना के उपरांत शांतिपूर्ण ढंग से भोजन करना चाहिए। रात्रि काल में सदैव हल्का, सुपाच्य एवं ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसे कॉमन रूल्स हैं। उसके बाद कुछ और जो रूल्स दे रखे हैं इसमें रात्रिचर्या में जो हमें करने हैं। ठीक है, संध्या कालीन चर्या है। सायंकाल में भोजन, निद्रा, पठन, मार्गमन, मैथुन, ये 5 बातें वर्जित बताई गई हैं आयुर्वेद के अनुसार। सबसे पहले इसमें भोजन, हम सभी को रात्रि का भोजन प्रथम पहर में करना चाहिए। रात्रि का भोजन मात्रा में कम तथा सुपाच्य होना चाहिए। रात्रिकाल में भोजन में पालन करने योग्य कुछ नियम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, रात्रिकाल में आलू, बैगन, चावल, उड़द की दाल तथा राजमा आदि वात दोष प्रधान भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रिकाल का भोजन अधिक देर तक नहीं करना चाहिए एवं रात्रिकाल में दही एवं मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रिकाल में भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। सदैव एकाग्रचित्त एवं प्रसन्न मन के साथ भोजन करना चाहिए। कभी भी खड़े होकर जल्दीबाजी में अथवा बातें करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रिकाल में अच्छी प्रकार भूख होने पर ही भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत भूख नहीं होने पर भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रिकाल में बासी भोजन, तेल, मिर्च, मसाले, खटाई तथा रासायनिक पदार्थों से युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी रसेंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए शरीर की प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन करना चाहिए। उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करने से पाचन तंत्र सक्रिय एवं स्वस्थ बनता है एवं रात्रिकाल में निद्रा अच्छी प्रकार आती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रात्रिकाल में शयन से पूर्व दुग्ध और प्रातःकाल सोकर उठने पर जल और दोपहर भोजन के बाद मट्ठे का सेवन करने से वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार रात्रिकाल में उपयुक्त आहार ग्रहण करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है हमारा शयन। अब भोजन के उपरांत प्रसन्न मन से स्वच्छतापूर्वक पवित्र तथा विस्तृत स्थान में सोना चाहिए। ग्रीष्म के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में दिवास्वप्न नहीं करना चाहिए, मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए, बस ग्रीष्म ऋतु में ही या कि गर्मियों के दिनों में ही दिन में सोना है। ठीक है, फिर है निद्रा। निद्रा 3 उपस्तंभों का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग माना गया है। 3 उपस्तंभों मतलब जो उपस्तंभ दिए गए हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें से जो दूसरा उपस्तंभ है वो है निद्रा। ठीक है, रात्रिचर्या के संबंध में किया जा रहा है। निद्रा देह विश्राम के लिए ही है, मतलब जो हमारी निद्रा होती है, नींद होती है, इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। अब निद्रा के संबंध में भी कुछ पालनीय नियम हैं जो इस प्रकार हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रात्रिकाल में भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। भोजन के पश्चात भ्रमण करना चाहिए।
सोने के 2 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। सोते समय अच्छे मन के साथ प्रेरणादायक महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। अंत में अपने दिन भर की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करके सो जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऋतुचर्या की। अब ऋतुचर्या में मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई हैं और 2-2 मास की एक ऋतु होती है ना। इसमें जो ऋतुएं इस तरीके से दी गई हैं, देखो, ऋतु और मास। तो बसंत जो ऋतु है वो चैत से बैसाख तक होती है। अगर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इसमें पूरे महीनों के नाम सीरीज वाइज लिखे हैं। आप इसके अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ठीक है। तो सबसे पहले चैत बैसाख में जब हमारा साल स्टार्ट होता है हिंदू संवत्सर के हिसाब से, तो बसंत ऋतु होती है उस टाइम पे। फिर जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, फिर माघशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, और फिर शिशिर ऋतु होगी माघ और फाल्गुन में, जब सबसे ज़्यादा अधिक ठंडा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु चैत बैसाख में होती है। यह सर्दी के बाद आने वाली ऋतु है। इस समय शरीर में संचित कफ पिघलने लग जाता है, तो इस वक्त हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जौ, गेहूँ, मूंग, शरद, शहद का सेवन करें। तेली एवं भारी भोजन से बचें बसंत ऋतु में, ठीक है। अब बिहार, उस टाइम पे नियमित व्यायाम करें, प्रातः भ्रमण करें, स्वच्छ वातावरण में रहें। फिर एक ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़ में होती है। इस ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में जल की कमी हो सकती है, इसलिए इस टाइम पे आपको ठंडे और तरल पदार्थ लेना चाहिए। फल, शरबत, नारियल पानी का सेवन करें। मसालेदार और तले हुए भोजन से बचें। विहार, उस टाइम पे धूप से बचें, हल्के सूती वस्त्र पहने, पर्याप्त विश्राम करें। फिर है वर्षा ऋतु, श्रावण और भाद्रव में होती है, जो इस समय पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वात दोष बढ़ती है, इसलिए इस वक्त पे हमको हल्का, गर्म और ताज़ा भोजन करना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बासी भोजन से बचना चाहिए। फिर है 4 नंबर पे शरद ऋतु, आश्विन और कार्तिक मास में होती है। इस ऋतु में पित्त दोष बढ़ जाता है, इसलिए हमें इस मौसम में मीठे, ठंडे और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। घी, दूध और फल लाभदायक हैं इस मौसम में। अधिक खट्टे और तीखे फलों से बचना चाहिए। तीखे जो पदार्थ हैं, अधिक खट्टे और तीखे पदार्थों से बचना है। बिहार है, इसमें शरद ऋतु में चंद्रमा की शीतल रोशनी में टहलना चाहिए और अधिक धूप से बचें। फिर है हेमंत ऋतु जो माघशीर्ष पौष में है। इस ऋतु में पाचन शक्ति सबसे अधिक मजबूत होती है। आहार जो है पौष्टिक और ऊर्जावान भोजन करना चाहिए हमें इस टाइम पे हेमंत ऋतु में, और घी, दूध, मेवे और गुड़ का सेवन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, शरीर को गर्म रखें। फिर शिशिर ऋतु, माघ फागुन, जो वर्ष की सबसे ठंडी ऋतु होती है। आहार इसमें गर्म और पौष्टिक भोजन लेना है। घी, तिल, मेवे आदि का सेवन करें। बिहार है, गर्म वस्त्र पहने, ठंडी हवा से बचाव करें। फिर निष्कर्ष है, ऋतुचर्या आयुर्वेद की महत्वपूर्ण अवधारणा है जो मौसम के अनुसार जीवन शैली अपनाने की शिक्षा देती है। आयुर्वेद में वर्ष को 6 ऋतु में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ऋतु के अनुरूप आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोगों की संभावना कम होती है तथा शरीर और मन संतुलित बने रहते हैं।